ये हमारा सेटअप था अभी तक। तो वी हैव कैलकुलेटेड द इंटेंसिटी वेक्टर और द एवरेज क्वांटिटी वेक्टर। ठीक है, तो किसी वेव की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप? अगर कोई वेव आपको दी हुई है तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, कैलकुलेट द इंटेंसिटी। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट द टाइम एवरेज पावर, टाइम एवरेज ठीक है, टाइम एवरेज पावर, ठीक है, थ्रू अ surface, time average power through a surface. So time average power through a surface would be surface integral, intensity vector dot area vector, intensity vector dot area vector, where dA is differential area vector, differential area vector। ठीक है, तो ये है इक्वेशन नंबर 31। इससे आप पावर निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज करके पावर निकाल सकते हैं। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि जो एरिया एलिमेंट है वो डायरेक्शन के साथ लिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सम वेव इज प्रोपेगेटिंग लाइक दिस, जो हमने चूज किया था वही। सम वेव इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। एक्स के लोग क्या चूज किया था हमने? इलेक्ट्रिसिटी। वाई के लोग हमने चूज किया था मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन आया था इस तरफ, और पॉइंटिंग वेक्टर भी इसी तरफ आ रहा है। पॉइंटिंग वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन आर इन सेम डायरेक्शन इन वैक्यूम। वैक्यूम या फ्री स्पेस में ये होता है। ओके, नाउ सपोज मैं आपको दो सिनेरियो देता हूं। ये एक तो ऐसे करके तो क्रॉस करता है ये वेव, इट क्रॉसेस अ स्क्वायर like this, it crosses a square like this। ये स्क्वायर है कौन सा प्लेन? ये सपोज ये स्क्वायर है, ये सपोज x इक्वल टू 0 पर। ये कौन सा प्लेन है? इट इज x0 प्लेन। इसका मतलब ये कौन सा प्लेन है? इट इज इट मस्ट बी y प्लेन, है ना? बट वो किस x वैल्यू पर है? इस पर। तो x की 0 वैल्यू पर। अदर प्लेन आई एम टेकिंग, ऐसे कोई प्लेन है। ओके, ये साइड इसका कितना है? a, this side is also a। और इस प्लेन को हम डिफाइन कर रहे हैं लेट्स से z इक्वल टू, लेट्स से दिस इज z इक्वल टू a प्लेन। तो इसके साथ एसोसिएटेड एवरेज पावर कितनी होगी फर्स्ट केस? इसके साथ इसका नॉर्मल किधर होगा? इसका जो एरिया वेक्टर होगा dA, इट वुड बी dy dz एंड नॉर्मल वुड बी अलोंग x। तो जो आप इसके साथ एसोसिएटेड पावर कैलकुलेट करोगे, इसके साथ जो एवरेज पावर एसोसिएटेड होगी वो 0 होगी। ये सबको क्लियर हो पा रहा है नहीं? इसके साथ जो एसोसिएटेड पावर होगी इस प्लेन के साथ वो 0 होगी। इज इट क्लियर और नॉट? व्हाई? क्योंकि आप देख रहे हैं इंटेंसिटी किस तरफ है, इंटेंसिटी वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर इज अलोंग z। ओके, तो जब डॉट डॉट लोगे तो क्या होगा? नो पावर वुड बी एसोसिएटेड विद दिस। इस प्लेन के साथ कोई पावर एसोसिएट नहीं होगी। ओके, जबकि अगर आप सेकंड केस कंसीडर करोगे यहाँ पर, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर होगा डिफरेंशियल एरिया वेक्टर वुड बी dx dy z कैप। इसका नॉर्मल इधर होगा एन कैप, जबकि इसका नॉर्मल इधर होगा। ओके, तो जब आप डॉट डॉट लोगे तो क्या बनेगा बताइए? इसके साथ कितनी एसोसिएट होकर आएगी? इसके साथ जो एवरेज पावर एसोसिएटेड होगी
इसके साथ सेकंड केस में वो जब आप डॉट रख दोगे तो ये क्या है, दिस, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, यू कैन सी दैट। तो इंटीग्रल से बाहर आ सकता है नहीं, यस सर। 1/2 c एप्सिलॉन नॉट e नॉट स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या था, z, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या है, z, ये बाहर आ जाएगा, देन इट वुड बी इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से a ले लो और 0 से a ले लो, पर कुछ नहीं पढ़ना है इसके ऊपर, ओके। तो क्या आंसर है बताइए, व्हाट इज द आंसर, 1/2 c एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर e नॉट स्क्वायर a स्क्वायर, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद दिस वुड बी दिस, ओके। ये बात समझ गए, किस लूप से पावर जाएगी किससे नहीं जाएगी, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अगर हम कोई और ओरिएंटेशन लें, अब ये पावर मैक्सिमम है या मिनिमम है, दिस इज मैक्सिमम पावर, है ना, इट इज मैक्सिमम पावर। समटाइम्स क्या होता है, पावर जीरो भी हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकती है या नहीं, यस। अगर हम और कोई ओरिएंटेशन लें, ना तो एक्स वाई प्लेन लें ना वाई जेड प्लेन लें, वी कैन टेक अदर प्लेन और थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं इसको, तो पावर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, ठीक है। पावर हो गया, और क्या फैक्टर बचा है हमारे पास, नेक्स्ट फैक्टर है, ये इंटेंसिटी वेक्टर हो गया, पॉइंट वेक्टर हो गया, नेक्स्ट फैक्टर या नेक्स्ट वेक्टर विद अस इज रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर अंडर नॉर्मल इंसिडेंस, रेडिएशन प्रेशर अंडर नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस जानते हैं कैसा होता है, अगर कोई ईएम वेव है, मान लीजिए जैसे ये सरफेस मैंने दिखाया था, मान लीजिए कोई सरफेस, इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल है, ओके, और इसको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसे स्ट्राइक कर दिया था, इसको यूं स्ट्राइक कर दिया, अब थीटा आई कितना कंसिडर होगा नॉर्मल इंसिडेंस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई होती है 0 डिग्री, नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहता है, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है, ये पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन दिखाया हुआ है, ओके, तब रेडिएशन प्रेशर कितना होता है, उसमें दो केस बताता हूं मैं आपको। पहला केस, इफ मीडियम इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, इफ मीडियम इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, अगर कोई मीडियम पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, ठीक है, तब कितना प्रेशर लगेगा, तब जो प्रेशर होगा, प्रेशर को मैं पी नहीं लिख रहा हूँ अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, पी इज रिजर्व फॉर पावर, पी सिंबल जो यूज किया था हमने पावर के लिए यूज किया था, वो था इंटेंसिटी बाय सी। अगर कोई मीडियम परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, ओके, अंडर नॉर्मल इंसिडेंस, तो ये आता है, इसको हम कहेंगे कौन सा इक्वेशन, 32, ओके। रेडिएशन प्रेशर वुड बी इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके। तो ये उस पर प्रेशर, कितना प्रेशर क्रिएट होगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर मीडियम क्या है, नंबर 2, इफ मीडियम इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग कौन से मीडियम होते हैं, कंडक्टर और मेटल सरफेस, ये कौन होता है, ब्लैक बॉडी होती है ना, ओके। तब प्रेशर कितना होता है, इन दिस केस प्रेशर वुड बी डबल्ड, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो प्रेशर होगा तो ये होगा एब्जॉर्बिंग सरफेस पर इंटेंसिटी बाय सी, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर 2 इंटेंसिटी बाय सी होता है, ठीक है। अगर इंसिडेंस ओब्लिक है तो, ठीक है, वो ओब्लिक इंसिडेंस यहीं पे लिख देता हूं,
ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब होता है जब थीटा आई 9, थीटा आई 0 नहीं है, ऑब्लिक इंसिडेंस पर कुछ भी हो सकता है थीटा आई का वैल्यू, तब प्रेशर कितना होगा, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए कितना होगा और रिफ्लेक्टिंग के लिए कितना होगा। फोर्स परफेक्टली एब्जॉर्बिंग और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, ठीक है। प्रेशर जो होगा वो ये होगा आई बाई सी cos स्क्वायर थीटा आई। इक्वेशन नंबर 34। प्रेशर वुड बी आई आई, क्या फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया उसमें, नॉर्मल वाला याद करो, और क्या फैक्टर आ गया वहां पर, cos स्क्वायर थीटा आई। वैसे भी थीटा आई 0 होने पर ये इसी में आ जाएगा, 34 से 32 बन जाएगा। और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए सेकंड, प्रेशर जो होगा वो होगा 2 आई बाई सी cos स्क्वायर थीटा आई। तो आप चाहे तो जनरलाइज वाला याद कर सकते हैं और उससे वो बना सकते हैं ये। ओके, तो ये रेडिएशन प्रेशर हो गया। तो यानी कि अगर आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सरफेस के ऊपर डालते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर लगाएगा, कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगाएगा। ओके, प्रेशर या फोर्स इट वुड अप्लाई ऑन दैट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर है हमारा ये होगा मोमेंटम डेंसिटी। मोमेंटम डेंसिटी एसोसिएटेड, ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है क्योंकि आज तक कहीं पूछा नहीं गया, बट फिर भी आप लिख लीजिए मोमेंटम डेंसिटी। तो मोमेंटम डेंसिटी दो तरह के मोमेंटम होते हैं आप जानते हैं। पहले मैं लिख रहा हूँ लीनियर मोमेंटम डेंसिटी, लीनियर मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर मोमेंटम डेंसिटी। लीनियर मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम मतलब लीनियर मोमेंटम डेंसिटी, उसको हम लिखते हैं कर्ली पी से, वी राइट इट लाइक कर्ली पी, और उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एफ। इक्वेशन नंबर 36, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एफ। सिमिलरली दो तरह के मोमेंटम होते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम वुड बी एल कर्ली होगा आर क्रॉस पी, तो हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर क्रॉस एस। ऑल्दो ये आज तक नहीं पूछे गए बट फिर भी आपको पता हो कि क्या होगा ये। ओके, तो लीनियर मोमेंटम डेंसिटी, मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, एंगुलर मोमेंटम डेंसिटी, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर इज, इस टॉपिक का लास्ट फैक्टर है, ठीक है क्या, इस टॉपिक का लास्ट फैक्टर है वेव इंपीडेंस। वेव इंपीडेंस और फ्री स्पेस। ये जो फ्री स्पेस है उसका वेव इंपीडेंस क्या है। वेव इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, वेव इंपीडेंस का मतलब है इफ यू कंसीडर दिस फ्री स्पेस, वेव इंपीडेंस का मतलब है इफ एनी मीडियम is considered, if any medium is considered in terms of wave impedance, if any medium is considered in terms of wave impedance, तो क्या कहेंगे उस wave impedance को, जरा मतलब समझो सर। You know that जो ये फ्री स्पेस है उसके अंदर क्या है, ये जो वेव जाएगी, ये जो वेव जाएगी ऐसे करके,
मान लिया इस शेप के अंदर, ये जो शेप है इसके अंदर फ्री स्पेस, ओके, ये इसके अंदर क्या है, फ्री स्पेस। सर बैकस्लैश ठीक है, खूब जॉइन में। नाउ दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन as well as pointing vector. This is direction of electric field, this is direction of magnetic field. This is x, this is y, and this is z. ओके, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वेव इम्पीडेंस के बारे में। अब मान लिया जब ये वेव इसके अंदर, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ओके, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, तो वो क्या एनर्जी रखेगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होगी जितनी यू ई होगा, एवरेज की बात करूं तो, या एवरेज मतलब ऐसे ले लो ये, और यू एम कितना होगा, ओके। अब ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड का स्टोरेज हम किसके अंदर मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टोरेज हम किसके अंदर मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टोरेज हम मानते हैं कैपेसिटर के अंदर, मानते हैं या नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का स्टोरेज हम किसके अंदर मानते हैं, इंडक्टर के अंदर। क्या वाकई में फ्री स्पेस में कोई इंडक्टर या कैपेसिटर लगा हुआ है, आंसर इज नो, वाकई में कोई इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं है, ओके। बट हम क्या कहेंगे, वी कैन कंसीडर दिस फ्री स्पेस, this medium would be equivalent to, this medium would be equivalent to a LC circuit or not, would be equivalent to a LC circuit। ये बात समझ में आ रही है या नहीं, वो वाकई में कोई वहां पर एल या सी नहीं है, ये वेव इस तरफ जा रही है, इसके इस मीडियम में क्या है, इस मीडियम में एक कैपेसिटर है, इस मीडियम में एक इंडक्टर है, ओके, एलसी। तो क्या वाकई में ये कोई इंडक्टर कैपेसिटर का परिस्थिति नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट हम उसको किससे बना हुआ मान सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये किसमें स्टोर होती है, मैग्नेटिक एनर्जी एल में, और ये किसमें स्टोर होती है सी में। तो क्या हम मान सकते हैं कि फ्री स्पेस इक्विवेलेंट टू एलसी सर्किट है, आंसर इज यस, ठीक है। तो उसका वेव इंपीडेंस क्या होगा, उस मीडियम का वेव इंपीडेंस क्या होगा, वेव इंपीडेंस की जो डेफिनेशन होती है वो एक एलसी सर्किट की तरह काम करेगा। वेव इंपीडेंस की डेफिनेशन में Z0 से लिखा हूं यहां पे, होती है E इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय H। किसी भी मीडियम का आपको वेव इंपीडेंस निकालना हो तो उस मीडियम में वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड और उस मीडियम में वेव की मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का जो रेशियो होता है उसको वेव इंपीडेंस कहा जाता है। H को मैं B में बदल लेता हूं, कैसे, H को मैं लिख सकता हूं B बाय म्यू नॉट, E बाय B, ओके। E बाय B का रेशियो क्या होता है, C का वैल्यू क्या होता है, ओके। तो Z कितना आ गया, म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, ओके। जब आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फिक्स पैरामीटर से जब आपको निकालोगे तो आएगा 125, ओके, या अराउंड कितना आएगा 377 ohms, 38। वेव इंपीडेंस ऑफ फ्री स्पेस क्या है, 125 ohms या 377 ohms, ओके। अच्छा, अब आप जानते हैं क्या कि कोई भी वेव में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी किसी भी वेव से, मान लिया मैं कहता हूं यहां से फ्री स्पेस शुरू हुआ है, तो अगर कोई वेव यहां पर टकराएगी, इफ सम वेव स्ट्राइक दिस सरफेस, इस तरफ मीडियम कुछ और था और यहाँ मीडियम कुछ और है, तो जब यहाँ वेव टकराएगी आकर ऐसे, तो क्या होगा, सारी की सारी वेव एंटर कर जाएगी। अगर दोनों तरफ के मीडियम अलग अलग है, अगर दोनों इस तरफ का मीडियम अलग है, इस तरफ का मीडियम अलग है, और वेव इस तरफ पे स्ट्राइक करती है आके, तो क्या सारी एनर्जी इसमें को चली जाएगी या सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या कुछ रिफ्लेक्ट होगी कुछ ट्रांसमिट होगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ आकर स्ट्राइक करती है तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा, कुछ पावर उस मीडियम में को चली जाएगी और कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, है क्या नहीं। तो वो किसके आधार पर आप डिफाइन करोगे मैथमेटिकली, और व्हाट बेसिस यू विल डिफाइन मैथमेटिकली वेव इंपीडेंस, है क्या नहीं। तो कितना रिफ्लेक्शन होगा, कितना रिफ्लेक्शन होगा फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, उन तो मैं रिफ्लेक्शन अभी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, पर मैं बता देता हूं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस कितना रिफ्लेक्शन होगा, बता देता हूं। ये होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है,
आपको बताएगा कितना रिफ्लेक्शन हुआ। ये होगा Z1 माइनस Z2 माइनस Z1 बाय Z2 प्लस Z1। बात समझ रहे मेरी या नहीं? यानी कि वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ऐसे यहाँ पर ये बाउंड्री है, मान लीजिए बाउंड्री, इट इज द बाउंड्री, और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर से आके स्ट्राइक करती है बाउंड्री को और इस तरफ चली जाती है, तो क्या होगा? ऐसे चली गई। ओके, तो इसमें से क्या होगा? कुछ पावर वापस भी तो आएगी, सम पावर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, तो अगर इस मीडियम का Z1 है और इसका Z2 है, तो कितनी पावर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी वहां से? आप इससे निकाल सकते हैं Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z1। क्लियर है मेरी बात या नहीं? अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 आ गया, इसका मतलब क्या है? If reflection coefficient is 1, it means entire power is reflected back. If reflection coefficient is 0, it means entire power is transmitted. If reflection coefficient in between, तो क्या होगा? अगर दोनों के बीच में, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होगा। तो यहाँ पर क्या है? हर एक मीडियम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? हर एक मीडियम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? उसके वेव इंपेडेंस से। ये बाउंड्री थी यहाँ पर। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में वहां कैपेसिटर या इंडक्टर है, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, वहां पर हाइपोथेटिकल कैपेसिटर और इंडक्टर हम मानते हैं। ठीक है, जिसको क्यों मानते हैं वो भी, उसका कारण भी मैंने बता दिया। क्योंकि कैपेसिटर में इट इज स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इंडक्टर में इट इज स्टोरिंग मैग्नेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए हमें एलसी सर्किट की तरह मानना होगा हर किसी को। तो उसका वेव इंपेडेंस निकालते हैं। जैसे फ्री स्पेस का इतना आया, हर किसी का इतना हो ही आएगा। अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक मीडियम ले लूंगा तो उसका अलग आएगा। तो हम बता सकते हैं कि कितना रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट से होगा या कितना ट्रांसमिशन होगा। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑब्वियसली बात आप निकाल सकते हैं कैसे? ठीक है, 1 माइनस आर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट 1 माइनस आर पर क्या होगा? तो मैं इस कैलकुलेशन को अभी नहीं बता रहा हूं आपको, बट मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इसको इस तरह आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक, एक बात होगी, इफ वेव इंपेडेंस of any medium, if wave impedance of any medium is real, अगर Z क्या है? रियल है, then E and V would be in same phase, वो सेम फेज में होंगे। अगर ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अगर Z क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तब क्या होगी? E and V would not be in same phase, would not be in same phase। अभी क्या दिख रहा है आपको? रियल है, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स? इट इज रियल, इट इज रियल, रियल नंबर। तो फ्री स्पेस में क्या इंक्लूड होता है इससे? E and B वाइब्रेट इन सेम फेज और डिफरेंट फेज। E and B in free space, in free space, E and B, ठीक है, oscillate, E and B oscillate in same phase। ठीक है, E and B सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। तो ये पूरी एनालिसिस थी इसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। देयर आर वेरियस पैरामीटर्स, ओके, वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स जो कि पूछे जाते हैं। ओके, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन लूंगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagation through linear isotropic lossless dielectric, lossless dielectric, EM wave propagation through linear isotropic lossless dielectric। ओके, ये मैं करूंगा। डायलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में फ्री चार्ज कितना होता है? क्या कोई फ्री चार्ज होगा इंसुलेटर में? नहीं, कोई फ्री चार्ज नहीं होगा।
कोई फ्री करंट होगी इंसुलेटर में, कोई फ्री करंट भी नहीं होगी इंसुलेटर में। ओके, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, इंसुलेटर। ओके, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। इंसुलेटर की ये प्रॉपर्टी है, नो फ्री चार्ज, नो फ्री करंट। क्लियर? लीनियर, लीनियर वर्ड का क्या मतलब है, लीनियर वर्ड का मतलब है ये, लीनियर वर्ड का मतलब है ये होना एंड ये होना, यानी कि डी ई से किस तरह लिंक है या बी एच से किस तरह लिंक है, लीनियर लिंक। ये लीनियर का मतलब है। ओके, इसका मतलब है लीनियर। ओके, आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है, आइसोट्रोपिक का क्या मतलब, आइसोट्रोपिक वर्ड का क्या मतलब है, आइसोट्रोपिक वर्ड का मतलब है ये, एप्सिलॉन एंड म्यू वुड बी स्केलर, वुड बी स्केलर। ये मतलब है आइसोट्रोपिक का। एनाइसोट्रोपिक अगर होगा तो ये स्केलर नहीं होगी, क्या होगी, टेंसर होगी। एनाइसोट्रोपिक में एप्सिलॉन म्यू क्या होगा, टेंसर, नॉट स्केलर। क्लियर? तो पहला वर्ड लीनियर का मतलब बता दिया मैंने। यहाँ ये किसका मतलब बताते हैं, ये दोनों इंसुलेटर होने का, इलेक्ट्रिक होने का मतलब बताते हैं। लॉसलेस का मतलब बताता हूँ, लॉसलेस का मतलब क्या, लॉसलेस का मतलब है एप्सिलॉन एंड म्यू वुड बी रियल नंबर, वुड बी रियल, कितना लिखो रियल। ये क्या बताता है, लॉसलेस। अगर कोई मीडियम लॉसी होगा कैसे पता करोगे, अगर मान लिया कोई मीडियम लॉसी डायरेक्ट्रिक है तो उसके एप्सिलॉन एंड म्यू क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स या रियल, तो एप्सिलॉन एंड म्यू क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर किसी मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिएबिलिटी या दोनों अगर कॉम्प्लेक्स दिए हुए तो समझ लो वो मीडियम लॉसी है, दैट मीडियम इज लॉसी मीडियम। बड़ी आसान सी पहचान है। ओके, तो अगर दोनों रियल है तो लॉसलेस, अगर कॉम्प्लेक्स है कोई एक भी या दोनों, कोई एक भी या दोनों तो लॉसी। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट मैंने इनका आपको बता दिया। अब आते हैं जनरलाइज फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। पहले आप जनरलाइज फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन लिखो। जनरलाइज फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, जनरलाइज फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, जनरलाइज फॉर्म पता है क्या बता रहा है, जनरलाइज फॉर्म, जनरलाइज फॉर्म भी याद करना है। मैंने बताया होगा पहला डेल डॉट डी इक्वल टू रो फ्री, दूसरा बताया होगा डेल डॉट बी जीरो, तीसरा बताया होगा कर्ल ऑफ बी दिस, एंड फोर्थ बताया होगा कर्ल ऑफ एच जे फ्री प्लस। ओके, ये मैक्सवेल इक्वेशन जनरलाइज टाइप की है। तो चलो नंबर देते हैं 1 2 3 4। अच्छा, अब ये रख दीजिए, इसमें कितनी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज कितनी है, दीज प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर आइसोट्रोपिक लॉसलेस डायरेक्ट्रिक। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी इंसुलेटर में ट्रैवल करे तब क्या होगा, यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से आप देखेंगे डेल डॉट ई बन रहा है, डी को लिखा मैंने एप्सिलॉन ई, रो एफ कितना है 0। अब चूंकि ये क्या है, देखिए स्केलर क्वांटिटी है तो ये इससे बाहर आ जाएगा, व्हाट विल गेट, डेल डॉट ई वुड बी 0, यानी कि डायरेक्ट मीडियम में डेल डॉट ई का वैल्यू कितना होता है 0। इस पर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, इट रिमेंस। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, इसको मैंने 1 गलत दे दिया, इट शुड बी 5, इट शुड बी 6। नेक्स्ट, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नो इफेक्ट ऑन इट आल्सो। इस पर आइए, इसमें क्या चेंज होने देखते हैं हम। देखिए मैं इसको लिखता हूँ पहले, ये बन गया क्या, कर्ल ऑफ
B इक्वल टू म्यू एच। ठीक है, म्यू क्या, एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? परमिटिविटी। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। ये प्रॉपर्टी किसकी है, मीडियम की या वेव की? ये प्रॉपर्टी मीडियम की है, ना कि वेव। ओके, मैंने बी की जगह क्या रख दिया, मतलब ऐसी जगह बी बाई म्यू इक्वल्स टू जे फ्री कितना है, 0 है, प्लस डी कितना है, एप्सिलॉन ई है। ये पैरामीटर मैंने रख दिया। अब चूंकि आप देख रहे हैं मैंने म्यू को क्या बोला, म्यू इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए कल से बाहर आ सकता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी अल्टीमेटली, कर्ल ऑफ बी राइट साइड में जाएगा, एप्सिलॉन टाइम इंडिपेंडेंट भी है, बाहर आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन डेवर ई बाय डेवर टी। इक्वेशन नंबर 3। ये जो आप 5 6 7 8 दिख रहे हैं कौन से मीडियम में, मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। दीस मैक्सवेल इक्वेशंस आर वैलिड इन व्हाट, वैलिड इन आइसोट्रोपिक, लीनियर, लॉसलेस डायरेक्ट्रिक में वैलिड है। ओके, अब आप देखते हैं फ्री स्पेस से क्या चेंज है, फ्री स्पेस के मुकाबले कितने चेंज है। If on comparing on comparing 5 6 7 and 8 with free space, Maxwell's equations, ठीक है, then only 8 is different, only 8 is different। क्या डिफरेंस, only 8 is different, क्या डिफरेंस, 8 डिफरेंट है, क्या डिफरेंट, आप देखेंगे क्या, ओनली डिफरेंस एप्सिलॉन नॉट से क्या बन गया, एप्सिलॉन, और म्यू नॉट की जगह क्या आ गया, एवरीथिंग एल्स इज सेम। समझ रहे नहीं? तो अगर आप फ्री स्पेस में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, फ्री स्पेस में ईएम वेव प्रोपगेशन पढ़ चुके हैं ना, तो आपको आइसोट्रोपिक, लीनियर, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक में कुछ खास चेंज नहीं करना है। चेंजेस क्या करने में बता दें। ओके, समझ रहे? मैं सिर्फ चेंजेस ही बताऊंगा, पूरा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये डिस्कशन सेम है। नो नीड टू रिपीट दिस डिस्कशन, आई विल कंसीडर ओनली द चेंजेस। ओके, तो ऑल the parameters, all the parameters of dielectric medium, all the parameters of dielectric medium would be same as that of free space, ठीक है, with following changes। following changes, क्या क्या चेंजेस हैं मैं बता दूं। एक तो मैं बता रहा हूँ कि एप्सिलॉन नॉट की जगह रखना है, एप्सिलॉन रखना है। ओके, और म्यू की जगह, म्यू नॉट की जगह क्या रखना है, म्यू रखना है, और टी की जगह क्या रखना है, स्पीड ऑफ लाइट की जगह वी रखना है। दैट्स इट। जहां जहां ये दिखे आपको वहां वहां ये कर दो। हियर स्पीड ऑफ लाइट, हियर वी इज वेव वेलोसिटी। क्या थी वेव वेलोसिटी पहले बताओ, आ रही है वेव वेलोसिटी बात, क्या था पहले आ रही है वेव वेलोसिटी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट था पहले, तो अब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है एप्सिलॉन, म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं कहां से आता है, वेव वेलोसिटी ही म्यू एंड एप्सिलॉन से ही डिराइव होता है। अच्छा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट दिस एज म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगेन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विल बिकम 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बिकम सी। तो क्या हो जाएगा वेव वेलोसिटी, म्यू आर एप्सिलॉन आर। ओके, इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 9। ओके, वेयर mu r is relative permeability, epsilon
R is relative permittivity. Relative permittivity या इसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं. एप्सिलॉन आर को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं. म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ओके, तो इतना चेंज करेंगे आप. वन मोर थिंग, यहाँ एडिशनल आएगी, वहां नहीं थी, यहाँ आएगी. ठीक है, वी नो दैट speed of light in any medium is v equals to, आपने ऑप्टिक्स में रिलेशन पढ़ा होगा, E by n, इक्वेशन नंबर 10, where n is refractive index of the medium. Refractive index of the medium पढ़ा था रिलेशन नहीं. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी क्वांटिटी है? सिंपल वे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं? ये वो क्वांटिटी है कि जैसे मान लो कोई वेव फ्री स्पेस में जा रही है, फिर वो ग्लास में चली गई. ओके, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? आप स्पीड ऑफ लाइट मेजर कर लीजिए ग्लास से. n का सिंपल मीनिंग क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का मेजर होता है, इट इज c/v. जितना स्लो होगी ना वेव, c वेव वेलोसिटी, वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अगर फ्री स्पेस में c थी और ग्लास में जाकर क्या हो गया? मान लिया वो कम हो गई स्पीड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1 से ज्यादा हो जाएगा. तो फ्रॉम 9 एंड 10, फ्रॉम ये एडिशन फैक्टर आ रहा है यहाँ पर इक्वेशन 9 एंड 10. क्या है? n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम आप निकाल रहे हो, तो क्या होगा? म्यू आर एप्सिलॉन आर. रिमेंबर दिस इक्वेशन नंबर 11. n is under root mu r epsilon r. ओके, तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी से. if relative permeability is not given, then इसी क्वेश्चन में अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं दी हुई है, उसका जिक्र भी नहीं किया है, म्यू आर कितना ले गया? ओके, क्लियर है बात? अब बताओ, जितने भी पैरामीटर मैंने निकलवाए आपको पीछे फ्री स्पेस के लिए, सब में ये 3 आए होंगे. ये 3 बदलने हैं बस आपको. कुछ भी उठा लो आप, एनीथिंग यू कैन मार्क. ओके, आप पॉइंटिंग वेक्टर ले लो, आप एनर्जी डेंसिटी ले लो, आप वेव इंपेडेंस ले लो, आप रेडिएशन प्रेशर ले लो, एनीथिंग यू कैन टेक. ये 3 पैरामीटर चेंज करने हैं बस. ओके, 3 नहीं 2 ही है एक्चुअली. ये तो इन्हीं पर डिपेंड रहता है, इन दोनों पर ही डिपेंडेंट है फैक्टर. ओके, बट क्योंकि आता है सी आता है ना उसमें, इसलिए सी की जगह क्या रख देंगे वी. और वी होगा क्या? वी होगा ये जो मैं बता रहा हूँ. ओके, तो ये हमारा डिस्कशन कितना खत्म हो गया? EM wave propagation through free space and EM wave propagation through linear isotropic lossless direction. Okay, अब लेते हैं क्वेश्चन. ज्यादा अच्छा क्वेश्चन से समझते हैं. क्या हो गया? मैं आ रहा हूँ असाइनमेंट नंबर 7 पर. 6 हम कर चुके हैं. असाइनमेंट नंबर 7 में हम हैं पेज नंबर 70 पर. पेज 70 पर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हमें आया ठीक से.
पेज 70 बताइए इन फ्री स्पेस व्हिच इज अ करेक्ट सेट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस एंड द एक्शंस ऑफ एनी कार्डियो दैट्स फ्री स्पेस की मैक्सवेल इक्वेशंस बताइए ऑप्शन डी ऑप्शन डी del dot e 0 yes del dot e 0 yes del of e this and this yes this is the correct option आगे चलते हैं which one of the following is set of Maxwell equations for time independent rho and current density यानी कि आपको पता क्या बताना है टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स वाले लॉ बताने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक यानी कि आपको वो इक्वेशंस बतानी है जो मैक्सवेल के आने से पहले थी ओके क्या बताने हैं आपको इक्वेशन बिफोर मैक्सवेल जो चार इक्वेशन थी वो बतानी है ऑप्शन सर बी ठीक है ए नहीं हो सकता देख लो आप क्यों नहीं हो सकता बिफोर मैक्सवेल भी नहीं मैं इसको ठीक नहीं मानता मैग्नेटोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कर्ल भी जीरो होता है नॉन जीरो होता है बताइए जीरो होता है जीरो तो जीरो आएगा डाइवर्जेंस ऑफ बी हमेशा जीरो होता है गॉस में क्या होता है एम्पियर फ्लो क्या होता है व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट डी आप देख रहे हैं ए सही क्यों नहीं है इस दो तरीके से गलत है दो तरीके से गलत है यहां से भी और यहां से भी ये वाला इसमें रो एप्सिलॉन जीरो आना चाहिए ना नहीं है ये इसकी वजह से गलत है और ये किसकी वजह से गलत है ये देखो ये इसकी वजह से गलत है और डेल डॉट बी थोड़ी जे होता है व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट डी टाइम इंडिपेंडेंट करंट टाइम इंडिपेंडेंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन एक बार ब्लैक स्लाइड कर दीजिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एम्पलीट्यूड ना एम्पलीट्यूड ओके तो E मैक्स मतलब एम्पलीट्यूड कितना है 10 वोल्ट पर मीटर पूछ रहा है एप्रोप्रिएट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पावर पर यूनिट एरिया पावर पर यूनिट एरिया कौन होता है पावर पर यूनिट एरिया पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर एस ओके क्या होता है एस का वैल्यू होता है सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्लियर है बोलो अब आइए मैक्सिमम मैक्सिमम पूछा है ना पावर पर यूनिट एरिया उसको लिखेंगे एस मैक्स एस मैक्स क्या होगा बताइए सिंपल है ई मैक्स स्क्वायर और अगर पूछता दोनों बातें अलग है एवरेज पावर पर यूनिट एरिया ये होता है एवरेज तब क्या होता ये होता है नहीं बोलो क्या होता तीनों बातें समझ में आगे नहीं आई ओके तो एवरेज पूछ रहा है मैक्सिमम पूछ रहा है नॉर्मल पूछ रहा है मतलब ऐसे कार्बोनेट पूछ रहा है ठीक है ये पूछ रहा है मैक्सिमम वाला तो निकालो मैक्सिमम कितना होगा एस में सी एप्सिलॉन नॉट ई मैक्स स्क्वायर 3 × 10 to the power 8 8.85 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख रहा हूं -12 ई मैक्स कितना है 10
10 का स्क्वायर, बताओ क्या आंसर कितना आ रहा है? 0.265 0.265 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये या तो ये सही है या ये सही है। ओके, अब हमें निकालना नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी। अब ये बताइए, क्या यहाँ पर बताया मीडियम, ये वेव जो है किस मीडियम में जा रही है? कहीं पर इसमें मीडियम दिख रहा है आपको क्या? नहीं, मीडियम नहीं बताया। नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? फ्री स्पेस। तो E बाई बी क्या होता है? ये होता है, नहीं जानते ना? इंप्लाइज दैट ई मैक्स बाय बी मैक्स। अगर ई और बी का रेशियो ये है तो ई मैक्स बाय बी मैक्स का रेशियो भी यही होगा। तो व्हाट इज बी मैक्स? ई मैक्स बाय सी। ई मैक्स कितना है? ई मैक्स का 10 था ना? 10 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 कितना आएगा? 3.33 माइनस 8। टेस्ला लिख लो या वेबर पर मीटर, जो उन्होंने कहा है लिख लो टेस्ला। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी। ओके, तो ये मैक्सिमम की बात कर रहा था यहाँ पे। पेज 71। और मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक का रिलेशन। डी सर। ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ना? डी इक्वल टू के क्रॉस ई बाय ओमेगा। बताइए नेक्स्ट 12। लिंक नहीं है। बताइए वो प्लेन वेव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जेरो टी क्या होगा? फ्री स्पेस नहीं, फ्री स्पेस नहीं, लीनियर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक। जेरो टी जीरो है, यस। जेरो टी जीरो है, यस। जेरो एच भी जीरो होगा, यस। अच्छा, बी क्या होता है? ए क्रॉस बी बाय ओमेगा होता है। एच क्या होगा यहाँ पर? बी इक्वल टू न्यू एच, न्यू ओमेगा एच इक्वल टू ए क्रॉस ई। ओके, और ये वाला क्या होगा बताइए? नेक्स्ट क्या होता है? ई माइनस ए क्रॉस बी बाय न्यू एप्सिलॉन ओमेगा, यही होता है ना? ओके, तो जब आप रखोगे किसकी जगह? बी की जगह न्यू एच, तो म्यू म्यू वुड बी कैंसिल, क्या बनेगा? ए क्रॉस एच वुड बी नेगेटिव साइन, म्यू कैंसिल हो चुका है चूंकि, एप्सिलॉन ओमेगा इनटू ई, ये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये डी सही आएगा, डी आएगा सही सही। ओके, होमोजीनियस क्या होता है भाई? समवन इज आस्किंग होमोजीनियस। हाँ, होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है अगर कहीं तो कोई मतलब, जैसे ये आपके पास कोई मीडिया नहीं है, आपके पास कोई मीडियम है ऐसे, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होगा?
होमोजीनियस का मतलब है चाहे आप ये पार्ट लो इसका, चाहे आप ये पार्ट लो इसका, चाहे ये पार्ट लो इसका, ये पार्ट लो या ये पार्ट लो या ये पार्ट लो, कोई भी छोटा सा भी पार्ट लो, तो सब जगह उसका जो मीडियम की प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज कौन होती है मीडियम की? एप्सिलॉन एंड म्यू, दे वुड बी सेम और डिफरेंट। होमोजीनियस का मतलब है कि कोई छोटा सा टुकड़ा भी आप ले लो उस मीडियम का, कहीं से भी ले लो, उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी थ्रू आउट। ओके, ये होमोजीनियस। जैसे आपने कहीं पे सुना होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन, है ना? सॉल्यूशन होमोजीनियस का मतलब होगा कि आपने, जैसे आप मान लिया कोई सोल्ट घोल रहा है, मान लिया उसमें सोल्ट घोल रहा है किसमें? वाटर में, मान लिया पानी में आप सोल्ट घोल रहे हो, तो होमोजीनियस का होगा सॉल्यूशन। आप मुझे बताओ, आप क्या करते हैं? नमक डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं और उसको घुमाते नहीं है स्पून से, तो इट विल बी होमोजेनियस सॉल्यूशन और नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन? इट विल बी नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन, है ना? क्योंकि जो नीचे वाला वाटर होगा, तली में जो वाटर होगा, ओके, बॉटम पर, उसमें नमक ज्यादा होगा, और जो ऊपर वाटर होगा उसमें नमक कम होगा। अगर उसको होमोजेनियस आप बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? यू नीड टू, ठीक है, स्टर इट वेल, तब वो होमोजेनियस बनेगा, उसको होमोजेनियस। आगे कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट ईआरटी एंड बीआरटी। ओके, तो कह रहे हैं दोनों कंजर्वेटिव फील्ड है, ईआरटी बीआरटी, मतलब वो टाइम डिपेंडेंट है। जब भी टाइम डिपेंडेंट होते हैं फील्ड, तो कर्ल ऑफ ई कितना होगा? जीरो है नॉन जीरो? नॉन जीरो, टाइम डिपेंडेंट होने पर कर्ल ऑफ डी क्या होगा? नॉन जीरो। तो आगे कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव दे आर नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, बट जो डायनामिक वाला होता है ना, ये नहीं होता कंजर्वेटिव। आगे वो ई एंड डी आर सेंटर फोर्स फील्ड, सेंटर फोर्स फील्ड, सेंटर फोर्स फील्ड की कंडीशन क्या है? राइट, सेंटर फोर्स की कंडीशन, उसका डायरेक्शन किस तरह होना चाहिए? एक पर्टिकुलर सेंटर की तरफ होना चाहिए, ठीक है? साथ में कंजर्वेटिव भी होना चाहिए, तो ये नहीं है। E and D are mutually perpendicular in the region। अगर ये E और ये B एक ही सोर्स से निकल रहे हैं तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे या नहीं? आंसर इज यस। अगर E and D एक ही सोर्स से निकले हैं ये दोनों, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे डेफिनेटली। वर्क डन बाय B on moving a point charge in the region is zero। आंसर इज यस। मैग्नेटिक वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज zero। So what are the options correct? R and S, ठीक है? R and S would be correct। तो मैग्नेटिक फोर्सेस डू नो वर्क, कौन करता है वर्क? उनके प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आकर वर्क करता है। and 50। पेज 71 ये आएगी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है जो डिस्चार्ज हो रहा है, ये मैं कहानी पहले भी बता चुका हूं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ओके, तो पहले देखो डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग हो रही है। आप जरा बताइए ये इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन किधर है कैपेसिटर में? डाउन या अप? डाउन सर। इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव जेड होगा। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप जानते हैं किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं जेडी किधर होगा। जेडी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी फ्री स्पेस में कितनी होती है? ये होती है, बोलो। अच्छा, डेबर ई बाय डेबर टी क्या होगा डिस्चार्जिंग के केस में? टाइम के साथ बढ़ रहा होगा घट रहा होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो जेडी का डायरेक्शन क्या आएगा बताओ? बोलो, नेगेटिव जेड या पॉजिटिव जेड? पॉजिटिव जेड। पॉजिटिव का डायरेक्शन नेगेटिव जेड है तो जेड पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद नेगेटिव में है, नेगेटिव जेड में है, और एक और नेगेटिव आने पर पॉजिटिव जेड होगा या नेगेटिव जेड? बोलो। इन पॉजिटिव। पॉजिटिव। करंट पॉजिटिव जेड में है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? फाई के। करंट अगर पॉजिटिव जेड में है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? डायरेक्शन +5 में या -5? +5। ओके, अब आप निकालिए पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एंड वी रिक्वायर मेथड E क्रॉस B बाय म्यू नॉट अगर फ्री स्पेस है तो। बताइए क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ E इज -z,
Plus R K. drops. Direction of this B is plus I. It means direction of S is plus I या minus R? Plus R. Cap. Plus R. इसका मतलब ये क्या है? वो पावर जो है डिस्चार्ज होते हुए पावर को बाहर फेंकेगा या अंदर की तरफ खींचेगा? ये तो डायरेक्शन ऑफ पावर है ना, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी है ना. तो इट विल, ठीक है, रेडिएट आउट और इट विल मींस रेडिएट मतलब इस तरीके से क्या होगा, पावर को अंदर खींचेगा या बाहर फेंकेगा? तो क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड. आंसर होगा. क्लियर? अगर यही के चार्जिंग का होता, Radially inward हो जाता. यही के चार्जिंग होता तो क्या बदलाव आता बताइए? अगर चार्जिंग होती कैसे होती, क्या चेंजेस आप देखते? पॉजिटिव लग रहा देखो पहले, अगर यही सेम डायग्राम होता और सिर्फ इतना कहा होता कैपेसिटर तीन चार्ज, तो देखते हैं क्या होता. इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जेड में ही रहता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ हम दिखाते. आगे चलते. जेडी. जेडी इज प्रोपोर्शनल टू डाइवर ई बाय डाइवर टी. चार्जिंग जब होती है तो डाइवर ई बाय डाइवर टी वुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव. Positive. तो जेडी क्या डायरेक्शन लेता है यहाँ पर? माइनस जे क्या Minus Z. माइनस जेड लेगा. जब जेडी डायरेक्शन माइनस जेड लेता तो बी अपना डायरेक्शन क्या लेता? -5. -5 -5 लेता. ओके. अच्छा, जब ये -5 लेता तो एस अपना डायरेक्शन क्या लेता? -R K. बी क्रॉस बी बाय में. तो ये अपना डायरेक्शन माइनस आर कैप लेता. तो ये चेंजेस आते हैं अगर चार्जिंग हो रही होती तो. ओके. ये तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में कौन अपनी डायरेक्शन स्विच करता है? चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में जेडी अपना डायरेक्शन स्विच करता है. ओके. चार्जिंग डिस्चार्जिंग में जेडी अपना डायरेक्शन स्विच करता है. ठीक है. और जेडी के डायरेक्शन के स्विच करने से मेटल भी अपना डायरेक्शन स्विच करता है. ठीक है. इस पर आ जाओ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव ट्रैवलिंग इन डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग मीडियम. व्हाट इज, क्या पूछ रहा है? फेज वेलोसिटी. फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी क्या होती है? इज ओमेगा बाय के. फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा बाय के. व्हाट इज ओमेगा? हियर कंपैरिजन करने पर ओमेगा का वैल्यू है 6 पाई 10 टू द पावर 7, क्योंकि ये ओमेगा यहाँ आता है और के किसके साथ आता है? के जेड आता है. 0.4 पाई. ओके. तो पाई से पाई कैंसिल. कितना हो गया? 15 हो गया शायद. देखो 60 बना और 15 हुआ. तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. यहाँ क्या फिल होगा आंसर? 1.5 आंसर. ओके. तो ये जो मीडियम है, क्या आप मुझे बता सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? पूछा नहीं ऑल्दो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n of the medium. C कैसे निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? C by V c by b. कितना आएगा? 2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. 2 इसमें जॉइंट स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन था ये 1670, इसमें मैंने आधा करवाया था पहले. इसमें से आधा करवा दिया था. ये 71 पर है, पेज 72 पर है. इसमें मैंने आपको के निकालना बताया था. के कितना आएगा इसका? I minus I plus 3 इसको किससे कंपेयर करेंगे? मैंने बताया था आपको ओमेगा टी का डायरेक्शन आप नहीं बदलते.
ओमेगा टी है वैसे ही रखेंगे, ओमेगा टी है तो प्लस का है तो प्लस का रखेंगे, माइनस होगा तो माइनस रखेंगे। बट जब ओमेगा टी प्लस आ रहा है यहाँ पर माइनस के तो के डॉट आर को क्या रखना पड़ेगा? माइनस दोनों में से एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, के डॉट आर को नेगेटिव लेकर चलना पड़ेगा, है ना। तो और मैंने बताया था जहां जहां एक्स या वाई है या जेड है उसके यूनिट वेक्टर रख दो, तो क्या आएगा? माइनस साइन आएगा सबसे बाहर, के बाई रूट 2 आएगा, और क्या आएगा? एक्स कैप प्लस आई कैप प्लस, ठीक ये आएगा नहीं के, ओके। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया था, मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओके। ये है एवरेज क्वांटिटी वेक्टर पूछ रहा है, तो क्या आप बिना कुछ कैलकुलेट किए कर सकते हो? ऑप्शन ए। आप ये चेक करिएगा यहाँ पर कोई मीडियम दिया हुआ है? मीडियम नो मीडियम बताया हुआ है? दो सर नहीं सर नहीं, मुझे मीडियम नहीं बताया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट कितने मान कर चलेगा? फ्री स्पेस, ठीक है। मीडियम नहीं बताया तो फ्री स्पेस, ओके। फ्री स्पेस में डायरेक्शन ऑफ के एंड डायरेक्शन ऑफ एस वुड बी सेम और डिफरेंट? In free space, direction of k and direction of s same or different? जो ये डायरेक्शन है वही क्या होगा? x का डायरेक्शन होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ s would be same as k, same as k। अब भी नहीं मिल रहा आंसर? डी डी, ठीक है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप करना चाहते हो पूरा तो कैसे करोगे? अगर पूरा करना चाहते हो बिल्कुल मेथड से, तो डी आपको दिया हुआ है, ई आपने इसमें निकाला है, कैसे करोगे? क्रॉस बी बाय ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट कर लो। अगर आपको बिल्कुल पूरी तरह इसको फुल प्रूफ करना है तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो। एवरेज लेना मत भूलना पर, क्योंकि लिखा है एवरेज क्वांटिटी वेक्टर। तो क्या बनेगा एक्चुअली? इसमें देख रहे हो आप साइन फंक्शन है, यहाँ साइन फंक्शन है ना, इसमें फंक्शन आ रहा होगा। कौन सा आया था ऑप्शन? मुझे नहीं पता कौन सा आया था, ए बी या कौन सा आया था? ए था सर। तो साइन स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू होगा, टाइम एवरेज वैल्यू, वो कितना होगा? 1/2 ना। तो 1/2 का फैक्टर लगाना मत भूलना, ओके। नहीं करो, बताओ। पूछा है स्पेस टाइम डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इज गिवन बाय दिस। टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम एवरेज पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली पूछा है। ए बी सी डी ए आएगा, क्योंकि पूछा टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसे पूछता टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद ईएम वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यूज कर लेता ईएम वेव, दिया था। आंसर क्या होगा? तब आंसर बी होता है ना, ओके। आगे करो, 19 करो आप। इंटेंसिटी ऑफ अ लेजर, अभी क्वेश्चन इसका मतलब ये नहीं लेजर वर्ड यूज हुआ था, ये लेजर का क्वेश्चन है, ओके। ऐसा नहीं है, लेजर का क्वेश्चन है। लेजर इसका सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना, या वेव, इसीलिए वर्ड यूज करा लेजर, नथिंग एल्स। और कोई काम नहीं है लेजर पे। आप तो फ्री स्पेस में इंटेंसिटी इतनी है, पूछ रहा करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में पूछ रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है या ई नॉट होता है? ई नॉट। इंटेंसिटी क्या होती है फ्री स्पेस में ई नॉट की टर्म्स में?
इंटेंसिटी वेक्टर, वेक्टर की जरूरत नहीं है, अभी स्केलर से काम चला लो। इंटेंसिटी होती है 1/2 C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। E नॉट कितना होगा? टू आई बाय सी एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट करो इसको। एवरीथिंग इज गिवन हियर। 150 मिली वॉट है, तो मिली के लिए कितना लगाएंगे? -3 डिवाइडेड बाय 10 to the power 8, स्पीड ऑफ लाइट 8.854 माइनस का 12। तो आंसर ये जो आएगा आप वोल्ट पर मीटर में आएगा। 10.62 करो जरा, कितने डेसिमल प्लेस तक? कुछ नहीं कहा है डेसिमल प्लेस के बारे में, फिर तक तो निकाली दो। 10.64 10.65 10.62 10.65 62 10.2 62 10.62 62 वोल्ट पर मीटर से एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेज 72। A plane electromagnetic wave traveling in vacuum is characterized with this। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है H। पूछा है H नॉट कितना होना चाहिए। आप जानते हैं E बाय C, C होता है वैक्यूम में, ना भी दिया होगा तब भी हम यही मानते, कुछ ना कहा होता तब भी हम यही मानते। तो E नॉट बाय B नॉट एम्पलीट्यूड का रेशियो भी सेम होगा। B नॉट की जगह हम क्या रख सकते हैं? वी कैन राइट फ्री स्पेस में क्या होता है? B इक्वल टू म्यू नॉट H नॉट। ओके, implies that H नॉट का वैल्यू क्या बना? H नॉट का वैल्यू बना E नॉट बाय म्यू नॉट C। E नॉट है 35 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 to the power 7 -7 होता है ना। और C कितना होता है? 3 to the power 8। 0.25 ओके, तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से आ रहा है 10। अच्छा, ये बनना कितना? 10 to the power 7, ये और ये हो गया कैंसिल। आंसर आ रहा है 1/4। 1/4 मतलब 0.25। आंसर कितना आता है इसका यूनिट? इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। बताओ, किसी की कोई प्रॉब्लम तो? The slide show कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सर 10 स्लाइड नहीं आई है, गो बैक कर दो ना। 10 11 12 13 14 सर 13 मिनट तो हो गई।
नहीं आई सर 13। 13 क्यों नहीं आ रही है? मुझे तो कर रहा हूँ 13 ही है अभी। हाँ सर अब आई हमारे पास। कॉपी 50 यहाँ पर है। और बता 1 number slide. थैंक यू सर। और बता और बता ठीक है फिर चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।